वीडियो में हम लोग इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और अगर आपको पार्ट 1 और 2 देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। जो दो सुपर पावर्स थी आपकी यूएस और यूएसएसआर, ये लोग अपने एरिया को एक्सपेंड करने पे लगी पड़ी थी। ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहती थी, जिसके कारण आपका जो वर्ल्ड था वो शार्पली डिवाइड हो गया था दो अलाइंसेस के अंदर, वेस्टर्न अलाइंसेस और ईस्टर्न अलाइंसेस। और कोई स्टेट अगर टाई कर लेती थी किसी सुपर पावर के साथ, तो फिर जो दूसरी सुपर पावर है उसका उस स्टेट के अंदर इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो जाता था या लिमिटेड हो जाता था। अब स्मॉलर स्टेट्स का भी अपना खुद का एक पर्पस होता था बड़ी सुपर पावर्स से लिंक करने का। वो पर्पस क्या था कि उन लोगों को प्रॉमिस मिलता था प्रोटेक्शन का, वेपन्स का और इकोनॉमिक एड का उनके लोकल राइवल्स जो होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके नेबर्स उनके लोकल राइवल्स होते थे, उनके अगेंस्ट में। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इन दोनों की फाइट चलती रहती है, तो तीसरी कंट्री आके हमको प्रोटेक्शन दे, इस टाइप से। उस समय वो कंट्रीज बहुत वीक थी, तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी और सुपर पावर्स वो उनको देने को तैयार थी, तो उन लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया। अब जो अलायंस सिस्टम था दो सुपर पावर्स के से जो लेड करा है, इसने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट और वेस्ट, ईस्टर्न अलायंसेस और वेस्टर्न अलायंसेस। और ये जो डिवीजन हुई थी आपकी, ये मोस्टली हमको यूरोप में देखने को मिली थी। यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था, ज़्यादातर कंट्रीज वेस्टर्न पार्ट की यूएस के अंदर में आ गई और ईस्टर्न पार्ट जो था वो पूरा का पूरा सोवियत के अंदर में आ गया। इसी के कारण इनको जो अलायंसेस को नाम दिया गया वेस्टर्न और साउदर्न अलायंसेस। अब यूएस के अंदर में जो वेस्टर्न अलायंसेस आता था, इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अप्रैल 1949 में फॉर्म हुई थी और ये एक 12 स्टेट एसोसिएशन थी, जिसके अंदर 12 कंट्रीज थी। और इन लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर किसी एक पे भी आर्म अटैक होगा तो उसको वो लोग ऐसे लेंगे कि वो पूरे ईस्ट यूरोप पे अटैक हुआ है या नॉर्थ अमेरिका पे अटैक हुआ है। वो लोग सब मिल के उसको देखेंगे, उस अटैक को, उसके खिलाफ लड़ेंगे। इसी को देखते हुए यूएसएसआर ने, जिसके अंदर में ईस्टर्न अलायंसेस था, एक पैक्ट बनाया, वॉर्सो पैक्ट 1955 में। और इस पैक्ट का पूरा फंक्शन ही यही था कि जो नाटो का फोर्स है यूरोप में, उसको इन लोगों को कम करना है। अब इंटरनेशनल अलायंसेस बनते जो थे कोल्ड वॉर एरा के समय पे, वो इसलिए बनाए जाते थे कि सुपर पावर्स को कितनी रिक्वायरमेंट है और स्मॉलर स्टेट्स की कैलकुलेशन क्या है, इन चीज़ों को देखते हुए अगर आपके लग रहा है आपकी सुपर पावर को कि उनको और अलायंसेस बनाने की नीड है, तो वो लोग और डिवीजन कर लेते थे, और उनको लगता था कि नहीं है तो वो लोग नहीं करते थे। और क्या हुआ कि यूरोप जो था इनका मेन एरिया बन चुका था कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि यूरोप का ही ज़्यादातर पार्ट ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करके ये अपने अंडर में लेके आ चुकी थी। और कुछ केसेस में क्या होता था कि जब कंट्रीज मना कर देती थी इन लोगों के अंडर में आने के लिए, तो ये लोग फोर्सफुली मिलिट्री पावर यूज करके उन कंट्रीज को अपने अंडर में लाते थे। जैसे कि क्या हुआ है कि सोवियत ने ना बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ में ऐसा किया है, जिसको हम एज एन एग्जाम्पल देखते हैं। सोवियत यूनियन ने अपनी इन्फ्लुएंस यूज करी, लार्ज आर्मी की, और ईस्ट यूरोप की कुछ कंट्रीज को अपने अंडर में लाने की कोशिश की, और वो सक्सेसफुल भी रहा। ये उसने इसलिए किया ताकि उसका जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का, वो उसके इन्फ्लुएंस में रहे और वो एक पावर डोमिनेंस अपना शो करे वेस्टर्न के खिलाफ में। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ, और वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने एक और अलायंस बना लिया। वो कौन कौन से थे? द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग सीटो और सेंट्रो भी बोलते हैं। अब जो सोवियत यूनियन था, उसने क्या किया, इसके रिस्पॉन्स में उसने और चाइना ने, दोनों ने क्लोज रिलेशनशिप दिखाए रीजनल कंट्रीज के साथ में, जैसे कि नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ में, ताकि वो यूएस को दिखा सके कि उन लोगों के अंडर में भी कुछ पर्टिकुलर पोर्शन है और वो भी पावर में है। जो कोल्ड वॉर था उसने पूरे वर्ल्ड को ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डिवाइड कर दिया था कि जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी और जिनको अभी भी इंडिपेंडेंट मिली थी, उन लोगों को ये डर लगने लगा कि कहीं वो लोग फिर से उनकी फ्रीडम छिन ना जाए, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस से उनको अभी भी इंडिपेंडेंस मिली है, और फिर से अब ये सुपर पावर्स के चक्कर में अगर उन्होंने आके इनके ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर इनकी फ्रीडम फिर से चली जाएगी। तो फिर क्या हुआ, अब इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा वरिड थे ये लोग कि कहीं हमारी इंडिपेंडेंस फिर से ना छिन जाए। और कम्युनिस्ट चाइना और रशिया ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही क्लोज रहे।
यूएसएसआर और कम्युनिस्ट चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हम लोगों को देखने को मिली, जैसे कि 1950s में और 1969 में 2 बार इन लोगों ने टेरिटोरियल डिस्प्यूट के ऊपर वॉर की। इससे पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि जो पावरफुल लोग थे, आपस में जो थे पावरफुल लोग, वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखते थे अपने बीच में, वो लोग भी आपस में क्वारल करते थे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस टाइम की, नॉर्थ लाइन मूवमेंट, जिसको नाम बोलते हैं, जिसने क्या किया था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक अलायंस प्रोवाइड किया था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था ताकि वो यूएसए। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब सुपर पावर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी तो उनको किसी एलाई की या किसी और कंट्री की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि आफ्टर ऑल उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स और उनकी आर्मी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। बट अभी भी काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण जो सुपर पावर्स हैं वो स्मॉल स्टेट्स को अपने अंदर में लाना चाहती है। सबसे बड़ा बिगेस्ट रीज़न क्या है, वाइटल रिसोर्सेज। अब किसी भी कंट्री को कितनी भी डेवलप्ड हो, रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ती है, जैसे कि ऑयल और मिनरल्स आपके। तो उन ये सुपर पावर्स क्या करती थी, जो कंट्रीज इनके अंडर में है उनके रिसोर्सेज का यूज़ करके टेरिटरी में ये लोग क्या करते थे, टेरिटरी का यूज करके सुपर पावर्स अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कराते थे और नए नए वेपन्स का डेवलपमेंट कराते थे। अपनी कंट्रीज में यूज नहीं करेंगे ये लोग, यहाँ पे ये लोग अपने स्मॉल स्टेट्स जो इनके अंदर में उनका यूज करते थे। और ऑल्दो ये लोग इतने पावरफुल थे, इनका जो एरिया इन्हीं का जो था यूएसएसआर का, वो काफी छोटा था। तो उनको, या यूएस का काफी छोटा था, तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए था ऐसा जहाँ से वो अपने एनिमी पे या एक दूसरे पे नजर रख सके या स्पाई कर सके। तीसरा, चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिक सपोर्ट। जो छोटी छोटी स्टेट्स थी ना, वो मिलके इतना कर देती थी, इतना इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर देती थी इन लोगों को कि इनका पूरा मिलिट्री का खर्चा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्टेट्स के बेसिस पे ही निकल जाता था। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था आइडियोलॉजिकल रीजनिंग का। किसी भी स्मॉल स्टेट की लॉयल्टी ये दिखाती है कि जो दूसरे का आइडिया है वो विन कर रहा है, क्योंकि देखो इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो डिफरेंट थी, एक की अंडर में भी डेमोक्रेसी ज़्यादा और दूसरी की कंट्रीज रहती थी, सोशलिज्म। जिसके ज़्यादा तो एलाइज बनते थे, उसी वाली आइडियोलॉजी को बेटर माना जाता था। इसी कारण इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर हमेशा से चलती रहती थी।